Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 6th chapter in your civics book and the name of your chapter is Rural Administration. गांव में किस तरीके से सरकार काम करती है उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. So open your civics book, chapter number 6, पेज नंबर है आपका 49. This is your chapter. Mohan is a farmer. His family owns a small agricultural field which they have been farming for many years. मोहन क्या है? एक फार्मर है, एक किसान है. ठीक है. उसकी फैमिली जो है उसके पास एक छोटा सा खेत है जिसको जो कि उसके मतलब उसकी फैमिली के पास पिछले काफ़ी सालों से है और जिस पे वो खेती करते हैं. नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज द रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंद. उसके खेत के पास ही देखो रघु की ज़मीन है और उसका खेत और रघु की ज़मीन एक छोटे से जो है बाउंड्री से अलग होते हैं जिसको बंद कहा जाता है. यानी कि दोनों को खेत के बीच में छोटी सी बाउंड्री है. एक खेत किसका है? मोहन का है और दूसरा रघु का है. वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैज शिफ्टेड द बंद बाय अ फ्यू फीट. एक सुबह जो है मोहन ये नोटिस करता है कि रघु ने उस बंद को यानी कि वो जो बाउंड्री थी उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया यानी कि अपने एरिया को बढ़ा दिया है. बाय डूइंग सो ही हैज़ मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड. अब इस तरीके से करके जो रघु है उसने क्या किया? मोहन के लैंड का कुछ पार्ट भी अपने लैंड में मिला लिया. ठीक है. समझ रहे हो कैसे मिलाया उसने? जैसे कि मान लो कि दो खेत थे, ये था मोहन का और यहाँ एक ऐसे बंद बनाया था. बंद मतलब एक बाउंड्री बनाई थी और बिल्कुल साथ लगता ही किसका खेत था? रघु का. ठीक है. रघु का खेत था. अब एक सुबह जब मोहन देखता है कि रघु ने ना इस बाउंड्री को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर दिया. यहाँ शिफ्ट कर दिया मतलब मोहन की जमीन का कुछ हिस्सा भी अब रघु के पास चला गया क्योंकि उसने इस बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया. ठीक है. तो मोहन को लगता है कि इसने तो कुछ गड़बड़ करी है, इसने तो मेरी जमीन का हिस्सा भी अपने में मिला लिया. मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड. अब इससे मोहन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो डरा हुआ भी होता है. रघु's फैमिली ओन्ड मैनी फील्ड क्योंकि रघु का जो परिवार था यानी कि जिसमें उसकी ज़मीन हड़पी थी उसका जो परिवार था उसके बहुत सारे खेत थे. ठीक है. इसलिए जो मोहन है वो डरा हुआ था कि मैं तो छोटा सा किसान हूँ, रघु तो बहुत बड़ा किसान है, इनके तो बहुत सारे खेत हैं, अब मैं क्या करूँ. एंड बिसाइड्स हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज. और उसके अलावा रघु के जो अंकल हैं वो गांव के सरपंच भी हैं. तो इसलिए मोहन डरा हुआ था कि मैं क्या करूं, अगर मैं कुछ कहता भी हूं तो इसके अंकल जो है वो गांव के सरपंच हैं तो वो पता नहीं मेरी बात सुनेंगे भी कि नहीं. दूसरा ये लोग अमीर हैं क्योंकि उनके बहुत सारे खेत हैं. बट इवन सो ही प्लक्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस. लेकिन उसके बाद भी वो जो है थोड़ा सा हिम्मत करता है और रघु के घर जाता है. अ हीटेड आर्गूमेंट फॉलोड. उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं. रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंद. अब रघु ये मानने से मना कर देता है कि उसने इस बंद को थोड़ा सा भी मूव किया है नहीं. वो मना कर देता है कि नहीं मैंने इस बाउंड्री को तो चेंज ही नहीं किया, तो वैसी की वैसी. वो मानने से ही मना कर देता है कि उसने इस बंद को छेड़ा है. He called one of his helpers and they began shouting at मोहन. अब वो अपने एक हेल्पर को, रघु क्या करता है उसके खेत में काम करने वाले एक पर्सन को बुला लेता है और दोनों मिलकर रघु के ऊपर वो मोहन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं. एंड बीटिंग हिम अप. और उसकी पिटाई करने लगते हैं. द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट वेयर मोहन वॉज बीइंग बिटन अप. अब लोग जो है आसपास के लोग जो है ये आवाज़ सुनते हैं और भागते हुए उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे मोहन को पीटा जा रहा था. They took him away. वो उसको वहाँ से लेके जाते हैं. He was badly hurt on his head and hand. उसको सिर पे और हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है. He was given first aid by one of his neighbors. उसको जो है उनके एक पड़ोसी द्वारा फर्स्ट एड दी जाती है. ठीक है. उसकी पट्टी करी जाती है. His friend who also ran the village post office suggested that they go to the local police station and file a report. उसका एक फ्रेंड होता है मोहन का जो कि गांव का पोस्ट ऑफिस चलाता है. वो सजेस्ट करता है कि मोहन को कि तुम्हें ना पुलिस के पास जाना चाहिए. ठीक है. अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वॉज अ गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट. लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होगी क्योंकि पुलिस स्टेशन जाओगे तुम्हारे बहुत सारे पैसे लग जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा.
Some people said that Raghu's family would have already contacted the police station. कुछ लोग कहते हैं कि रघु की फैमिली ने पहले से ही पुलिस को कांटेक्ट कर लिया होगा, यानी कि पिटाई तो मोहन की हुई, लेकिन वो कहते हैं कि रघु पहले ही पहुंच गया होगा पुलिस के पास, ठीक है। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbors who had seen the incident. काफ़ी डिस्कशन करने के बाद मोहन जो है ये डिसाइड किया जाता है कि मोहन जो है पुलिस स्टेशन जाएगा कुछ अपने पड़ोसियों के साथ जिन्होंने भी उस इंसिडेंट्स को देखा है, यानी कि जिन्होंने भी ये देखा है कि मोहन की पिटाई की गई है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम भी मोहन के साथ जाएंगे पुलिस स्टेशन में और हम जो है गवाही देंगे कि हाँ भाई मोहन की पिटाई की गई है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब देखते हैं पुलिस स्टेशन में क्या होता है। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क्ड, अब जब वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं तो एक पड़ोसी कहता है, पूछता है, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। अब वो कहते हैं क्यों ना हम कुछ और पैसे खर्चें और गांव के पुलिस स्टेशन जाने के बजाय जो हमारे शहर का मेन पुलिस स्टेशन है क्यों ना हम वहाँ पे चले, हमारे कस्बे का जो मेन, देखो एक गांव का होता है और एक पूरे कस्बे का होता है पुलिस स्टेशन बड़ा, तो वो कहते हैं क्यों ना हम बड़े पुलिस स्टेशन में सीधा चले जाएँ। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, we can register the case only in this police station because our village comes in its area of work, explained मोहन। अब मोहन कहता है नहीं ये पैसे की बात नहीं है, हम अपनी कंप्लेंट जो है अपने गांव के ही पुलिस स्टेशन में लिखवा सकते हैं क्योंकि हमारे गांव का पुलिस स्टेशन यही लगता है। कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे एरिया का कौन सा पुलिस स्टेशन है, जो आपके एरिया में होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी बताते हैं कि नहीं हम आपके एरिया के पुलिस स्टेशन नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। तो यानी कि जो उस एरिया का पुलिस स्टेशन होता है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो मोहन समझाता है कि ये पैसे की बात नहीं है, हमारे गांव का पुलिस स्टेशन यही लगता है तो हमें इसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया दैट कम्स अंडर हिज कंट्रोल। हर एक पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है जो कि उस पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में होता है। ऑल पर्सन्स इन दैट area can report cases or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. और हर एक पर्सन जो उस एरिया में आता है वो किस किस चीज़ के खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखवा सकता है। कोई चोरी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इन सब के बारे में पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area। अब जो पुलिस स्टेशन होगा उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी केस उसके पास आता है उसके बारे में इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि जांच पड़ताल करे, ठीक है। जो भी केस उसके एरिया का होता है और उसके पास आता है तो वो सारे काम करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन के में क्या काम होते हैं वो देखते हैं। When they reached the police station, Mohan went to the पर्सन इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिस और SHO। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो मोहन जो है वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिस बोलते हैं शॉर्ट में जिसको SHO बोलते हैं, ठीक है, उनके पास जाता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और उनको वो सारी बात बताता है जो भी बातें हुई थी, ठीक है, कि इस तरीके से रघु ने जो है उनकी ज़मीन का हिस्सा हड़प लिया, जब वो उसको बोलने के लिए गया तो उसको साथ मार पिटाई, वो सारी बातें उनको बताता है। He also said that he wanted to give the complaint in writing। वो ये भी कहता है कि मैं लिखित में यानी कि राइटिंग में लिख कर अपनी कंप्लेंट देना चाहता हूँ। The SHO rudely brushed him aside, saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints and then investing them। लेकिन जो SHO होता है वो बहुत ही ब्रूडली मतलब बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही मतलब गुस्से में कह लो या गंदे ढंग से बात करता है और कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों की लिखित में कंप्लेंट लेता रहूं, और उसको जो है डांट देता है। मोहन शोड हिम हिज इंजरीज बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। मोहन उसको अपनी इंजरीज भी दिखाता है, अपने जो उसको चोट लगी थी वो भी दिखाता है, लेकिन SHO उनको मानने से मना कर देता है। मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन भी पजल हो जाता है, अब वो सोचता है अब मैं क्या करूँ, ये SHO भी मेरी बात नहीं सुन रहा। He was not sure why his complaint was not being recorded। अब वो ये भी सोचता है कि पता नहीं मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई, मेरे साथ तो ये सब चीज़ें हुई है फिर भी मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही। He went and called his neighbors into the office। वो बाहर जाता है और अपने पड़ोसियों को अंदर बुला के लाता है ऑफिस में।
They argued strongly that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescued him, he would have been injured very seriously. अब वो जो सारे गाँव पड़ोसी आते हैं वो स्ट्रांगली बोलते हैं कि हाँ हमने देखा इसको पिटते हुए और अगर हम इसे नहीं बचाते तो इसको और ज़्यादा चोटें भी आ सकती थी. They insisted that the case be registered और वो जो है उनको बोलते हैं कि ये केस रजिस्टर किया जाना चाहिए यानी कि हमारी कंप्लेंट लिखी जानी चाहिए. फाइनली द ऑफिसर एग्रीड और उसके बाद जो है जो ऑफिसर होता है वो ये बात मान लेता है कि ठीक है मैं तुम्हारा केस लिख लेता हूँ. ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट एंड ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल द नेक्स्ट डे टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट. वो मोहन को कहता है कि ठीक है तुम अपनी कंप्लेंट लिख दो और लोगों को भी कहता है कि ठीक है वो अगले दिन जो है एक कांस्टेबल को भेज देगा, एक पुलिस वाले को भेज देगा ताकि जो भी मैटर हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट की जा सके. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड. अब लैंड का जो रिकॉर्ड होता है वो कौन मेंटेन करता है वो देखते हैं. यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग heatedly whether the common boundary of their fields has been shifted. अब आपको पता लग गया कि देखो मोहन और रघु के बीच में क्या लड़ाई थी कि उनके खेत की जो बाउंड्री थी क्या उसको शिफ्ट किया गया है. ठीक है यही लड़ाई थी ना मेन कि क्या जो दोनों के खेत के बीच में जो बाउंड्री लगती थी क्या इस बाउंड्री को कहीं शिफ्ट किया गया है इधर से उधर या नहीं. Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो जिससे शांतिपूर्ण ढंग से ये अपने इस मैटर को सुलझा सके. क्या कोई ऐसा तरीका है. Are there records that show who owns what land in the village? क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है जिससे ये पता लग सके कि गांव में कौन सी जमीन का मालिक कौन है. ठीक है यानी कि इस जमीन का मालिक कौन है, इस जमीन का मालिक कौन है. क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड होता है. Let us find out how this is done. अब हम देखेंगे कि ये सब काम किस तरीके से किया जाता है. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी. जमीन को नापना ठीक है और जमीन के रिकॉर्ड और जो भी जमीन के जो रिकॉर्ड होते हैं ये सब काम किसका काम होता है. मेन काम होता है पटवारी का. ठीक है गांव में जितनी जमीन है उसको नापना और उसका कौन मालिक है. ठीक है ये सब रिकॉर्ड रखना पटवारी का काम होता है. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स. अब पटवारी को अलग अलग स्टेट में जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है. इन सम विलेजेस सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल. कुछ गांव में जो है पटवारी को लेखपाल भी कहा जाता है. इन अदर्स कनुंगो और कर्मचारी. कई अलग अलग जगह पे इसको कनुंगो या कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर भी कहा जाता है. वी विल रेफर टू दिस एज पटवारी. हम इसको पटवारी ही बुलाएंगे. ठीक है अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है लेकिन हम इसको पटवारी ही बुलाएंगे. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. एक जो पटवारी होता है वो कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए जिम्मेदार होता है यानी कि एक गांव के लिए नहीं कुछ 2 या 3 गांव के लिए जिम्मेदार होता है. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज. अब पटवारी का काम क्या होता है कि जो भी गांव के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको बना के रखना, उनको अपडेट करना समय समय में. मान लो किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी तो किसको बेची. ठीक है अब वो ज़मीन किसके पास गई है ये सारे रिकॉर्ड कर रखना पटवारी का काम होता है. द मैप एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिटेल्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड केप्ट बाय द पटवारी. अगले पेज पे देखो इस तरीके से जो है ये सारा काम जो है पटवारी का होता है कि ऑनर कौन है. ठीक है रेंट पे है या नहीं, एरिया कल्टीवेटेड, ये सारा रिकॉर्ड जो है किसका कौन मेंटेन रखता है. पटवारी मेंटेन रखता है. द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज टू ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स. पटवारी के पास कुछ अपने तरीके होते हैं जिससे वो खेतों की ज़मीन को नापता है. इन सम प्लेसेज अ लॉन्ग चेन इज यूज. कुछ जगहों पे जो है लंबी लंबी चेनें यूज़ की जाती है. चेन होती है ना चेन उससे खेतों को नापा जाता है. इन द अबव इंस्टेंस द पटवारी वुड हैव मेजर्ड बोथ मोहन्स एंड रघुस फील्ड एंड कंपेयर्ड देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप. अब इस इंसिडेंस में भी क्या किया होगा पटवारी ने, उसने मोहन और रघु दोनों की ज़मीन नापी होगी, दोनों को कंपेयर किया होगा विद देम और उनको फिर मैप पे यानी कि मैप पे उनके मेजरमेंट को नापा होगा कि इस मैप में देखा होगा कि ये ज़मीन रघु की है, ये ज़मीन मोहन की है. इफ़ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज़ बीन चेंज. अगर वो मैप पे मैच नहीं होगी क्योंकि पटवारी ने तो पहले भी मेजर करी होगी ना, तो अगर अब उसने कोई छेड़छाड़ करी होगी बाउंड्री से तो वो पता चल जाएगी पटवारी को, है ना. द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कौन करता है, वो भी मतलब किसानों से लैंड रेवेन्यू यानी कि ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी पटवारी ही कलेक्ट करता है। एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, और सरकार को इन्फॉर्मेशन देता है जो भी फसलें उगाई जाती हैं खेतों में, अलग अलग खेत में उनके एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई गई है वो सारी इन्फॉर्मेशन सरकार को देता है। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट आर केप्ट एंड दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस, और ये सारे काम जो है पटवारी अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड करके रखता है और टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी करता रहता है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द फील्ड्स और सम में डिग अ वेल समवेयर। फार्मर्स चेंज कर सकते हैं, जो भी इस बार फसल उगा रहे हैं अगली बार हो सकता है कुछ और उगाए, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी ने अपने खेत में कुआं खोद लिया, तो ये चीज़ें जो है चेंज होती रहती है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज़ द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और इन सब चीज़ों को जो है ट्रैक करते रहना, पता रखता रहना, ये किसका काम होता है, जो सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसका काम होता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क, जो सीनियर लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में वो पटवारी के कामकाज को देखते हैं, ठीक है, यानी कि पटवारी से ऊपर जो ऑफिसर होंगे वो किसका काम देखेंगे, पटवारी ठीक से काम कर रहा है या नहीं, वो सब सीनियर ऑफिसर्स देखते हैं, ऑफिसर्स। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, आपको पता है सभी राज्य जो है छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में बटे होते हैं, ठीक है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, अब लैंड के जो मैटर्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को भी छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। दीज सब डिविजन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एक्सेट्रा। अब ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट को भी जब छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो इन छोटे छोटे भागों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे तहसील, ठीक है, या तालुका। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सबसे ऊपर कौन होता है हेड पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है इसका। एंड अंडर हर अदर रेवेन्यू ऑफिसर, उनके नीचे कौन होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, उनको तहसीलदार भी कहते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, उनका काम क्या होता है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उनको सुनना। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड एंश्योर द रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड द लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। अब इनका काम होता है कि पटवारी के कामकाज की ये जो है सुपरविजन करते हैं, देखते हैं पटवारी ने काम ठीक से किया है या नहीं, और जो लैंड रिकॉर्ड है वो ठीक से बनाए जा रहे हैं या नहीं, और जो पटवारी है वो लैंड का जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट कर रहा है या नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, वो ये भी मेक श्योर करते हैं कि जो फार्मर्स हैं अपने ज़मीन की जो भी कॉपी है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आसानी से उनको उपलब्ध कराई जा सके। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के उनको उनका जो भी जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आसानी से मिल सके। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हेड, तहसीलदार के ऑफिस में ही ज़मीन के जो झगड़े होते हैं, जैसे अभी इन दोनों रघु और मोहन के बीच में हुआ, वो झगड़े भी तहसीलदार के ऑफिस में ही सुलझाए जाते हैं। अ न्यू लॉ, नया कानून, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन, ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, जो भी किसान जिनके पास ज़मीन होती है हम सोचते हैं वो आदमी ही होंगे, ठीक है, कि इस ज़मीन का मालिक कोई आदमी ही होगा। विमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड्स, महिलाओं को उन लोगों के रूप में देखा जाता है जो कि खेतों में काम करते हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये कोई किसी खेत की मालिक भी हो सकती है ना। महिलाओं को हम ये मानते हैं कि खेत में काम तो कर सकती है लेकिन ज़मीन तो नहीं इनके नाम पे होगी, है ना, ज़मीन का मालिक तो कोई जेंट्स ही होगा। Till recently in some states Hindu women did not get a share in the family's agricultural land, अभी कुछ समय तक ही जो है महिलाओं को अपने फैमिली की प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चरल जो फील्ड होते थे, खेत जो होते थे, उनमें कोई अधिकार नहीं मिलता था, यानी कि बाप की ज़मीन पे बेटों का अधिकार होता था, बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स, जब भी किसी पिता की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जो भी ज़मीन होती थी वो उनके बेटों में इक्वली बांट दी जाती थी। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, लेकिन अब क्या है, कानून बदल गया है। इन द न्यू लॉ सन्स एंड डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, जो बेटे हैं, बेटियां और उनकी जो माँ है, तीनों को जो है इक्वल राइट मिलता है ज़मीन में। पहले सिर्फ बेटों को मिलता था, पत्नी को भी नहीं मिलता था, बेटियों को भी नहीं मिलता था। अब जो मर जाएगा उसकी पत्नी को भी, उसका बेटे को भी और उसकी बेटी को भी, तीनों को बराबर हक मिलेगा ज़मीन में, ठीक है।
द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। हमारे देश के सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज पे ये कानून लागू होता है। दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। इससे बहुत सारी महिलाओं को जो है फायदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। जैसे कि सुधा जो है अपने पिता की, उसके पिता क्या थे, एक एग्रीकल्चरल फैमिली थी, एक खेती बाड़ी करने वाली फैमिली थी, उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज। उसकी शादी हो गई थी और वो पड़ोस के गाँव में रहती थी। आफ्टर हर फादर्स डेथ, सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब उसके पिता की जब डेथ हो जाती है तो सुधा अक्सर अपनी माँ के पास आती थी और खेत में जो भी काम होते थे वो करने में उनकी हेल्प करती थी। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। अब उसकी जो माँ थी उसने पटवारी को कहा कि ठीक है, उनकी जो लैंड है उनको ट्रांसफ़र कर दो और उस पर उसके सभी बच्चों के नाम डाल दो, ठीक है, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है। सुधास मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजेज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। अब जो सुधा की जो माँ थी वो खेत के सारे काम कॉन्फिडेंटली कर लेती थी, अपने छोटे जो उसके बच्चे थे यानी कि यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, छोटे भाई बहनों की मदद से सारे काम कर लेती थी। Similarly, Sudha also lives with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. इसी तरीके से सुधा को भी एश्योरिटी थी कि अगर उसको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो उसके पास भी जमीन का कुछ हिस्सा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, गांव में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ज़मीन से रिलेटेड चीज़ों को पटवारी मैनेज करता है, पटवारी से ऊपर तहसीलदार होता है, ज़मीन के जो भी इश्यूज होते हैं उनको कौन डील करता है, तहसीलदार करता है। और अभी जो लॉ बदल गया उसके बाद जो है बेटियों को भी अधिकार मिलता है ज़मीन में, ठीक है। तो ज़मीन की मालिक बेटियाँ भी बन सकती हैं, उनको भी इक्वल राइट होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है।